Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Domestic Violence Act. In the last previous class of Domestic Violence Act, I have discussed about the service provider and duty of the government. In today's lecture, we will further continue from section 12 which is talk about application to magistrate. Given aggrieved person, कोई भी एग्रीड पर्सन है, अगर मान लो वो जाता चाहे तो वो पुलिस कंप्लेंट के साथ साथ सॉरी पुलिस कंप्लेंट के साथ साथ मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकता है। तो चलिए उसको थोड़ा सा हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट उसका समझते हैं, उसके बाद लीगल प्रोविजन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लीगल प्रोविजन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको ना ओवरव्यू दे देती हूँ कि जैसे सबसे पहले सेक्शन 12 में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन जाती है, एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास जब एप्लीकेशन जाएगी तो नॉर्मल सी बात है कि वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई शुरू करने से पहले उसे क्या करना पड़ता है, राइट टू अदर पार्टी होता है, राइट टू अदर पार्टी ऑफ हियरिंग जो होता है उसके लिए वो क्या करेगा। सेक्शन 12 में उसके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। सेक्शन 13 में वो क्या करेगा, सर्विस ऑफ नोटिस, और सर्विस ऑफ नोटिस करेगा, नोटिस भेजेगा, समनिंग करेगा कि सामने वाली पार्टी को पता तो चले कि क्या कुछ हुआ है। उसके बाद उसकी कोशिश रहती है काउंसलिंग करवाने की कि एक काउंसलिंग हो जाए तो हो सकता है इनका जो आपस का विवाद है वो मिट जाए। अगर काउंसलिंग का भी कोई इशू है और अगर लगता है मजिस्ट्रेट को कि कोई वकील वगैरह नहीं है एग्रीड के पास, तो वो क्या करेगा, वेलफेयर एक्सपर्ट जो है उसकी रिपोर्ट वहाँ पर लेगा। वेलफेयर एक्सपर्ट जो है उसको कहेगा कि आप जो है सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाएं। उसके बाद क्या होगा, अगर इससे बात नहीं बनी तो फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और प्रोसीडिंग जो है वो इन कैमरा होगी। तो ये है बेसिक सा कंसेप्ट जो आपने हर जगह ही पढ़ा होगा। और सेक्शन 17 आपका बात करता है शेयर्ड हाउस होल्ड का, कि जो भी ससुराल वालों का घर है मोस्टली यही होता है, शेयर्ड जो हाउस होल्ड है उसी के अंदर आपको रहने के लिए जगह दी जाए। तो ये बेसिक सा प्रोविज़न है। इसके बाद कुछ ऑर्डर्स पास होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज की क्लास में हम 12, 13, 14, 15, 16, 17 को कवर अप करेंगे। जितना भी कवर अप हो चुका है वो अपने अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो भी जितना भी पॉसिबल हुआ मैं कवर अप करवाऊंगी। अगर मुझे लगा कि इन 3 सेक्शन को करते ही हमारे 20 मिनट का लेक्चर बन गया है तो फिर मैं वहीं पर उसे क्विट कर दूंगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी। तो 20 मिनट से ज़्यादा लेंथी लेक्चर मैं नहीं बनाना चाहती, क्योंकि जब छोटा लेक्चर होता है तो आप बहुत ईजिली उसको अच्छे से समझ पाते हो और किसी प्रकार का इश्यू भी वहाँ नहीं होता है। तो चलिए अब लीगल प्रोविजंस को देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए जो चैप्टर 4 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो बात करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। जो रिलीफ आप लाना चाहते हो उसके ऑर्डर कैसे मिलेंगे। तो 12 कहता है एप्लीकेशन देना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को। एक एप्लीकेशन या तो एक एग्रीड पर्सन दे सकता है, जो पीड़ित है वो व्यक्ति एप्लीकेशन दे सकता है, या अगर वो नहीं दे रहा है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर दे सकता है, या एग्रीड पर्सन के बिहाफ पर कोई और उसका बेटा है, फैमिली मेंबर है, ब्रदर है, पेरेंट है, कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ, एक से ज़्यादा रिलीफ की डिमांड कर सकता है। तो डीवी एक्ट के अंदर जो है वो 5 जो रिलीफ दी गई है। प्रोवाइजो कहता है कि बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन, की इस एप्लीकेशन के लिए कोई ऑर्डर पास करने से पहले द मजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन एनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट उससे पहले जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है या सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट दी जाती है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट में क्या होता है, सब कुछ मेंशन होता है, कब इनकी मैरिज हुई, अगर वो लिव इन में रह रहे हैं तो कब से रह रहे हैं, क्या रीज़न रहा था, और क्या उसके साथ एक्ट हुआ है, क्या किसी प्रकार का फिजिकल टॉर्चर हुआ है, कोई मेंटल टॉर्चर हुआ है। तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट में वो सब चीज़ें ऐड होती है। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस पर कुछ ऑर्डर कर सकता है। सेकेंड क्लोज कहता है द रिलीफ सोट फॉर अंडर सेक्शन 1, इस सेक्शन 1 के अंदर अगर कोई भी रिलीफ की डिमांड की गई है, मे इंक्लूड अ रिलीफ ऑफ इश्यूएंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो कंपनसेशन और डैमेज विदाउट प्रिजुडाइज द राइट ऑफ सच पर्सन, उस व्यक्ति के राइट को हनन करे बिना ही कंपनसेशन और डैमेज का प्रोविजन है। टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस, तो अगर मान लो जो ये रिलीफ मांगे गए इसके अलावा सूट फॉर डैमेजेस और कंपनसेशन भी फाइल किया जा सकता है अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रिस्पोंडेंट का मतलब जो सामने वाली पार्टी है उसके द्वारा, तो आप वो भी फाइल कर सकते हो। फिर प्रोवाइजो कहता है कि वेयर अ डिक्री फॉर एनी अमाउंट एज कंपनसेशन और डैमेज हैज़ बीन पास्ड,
बाय एनी कोर्ट इन फेवर ऑफ द एग्रीड पर्सन, द अमाउंट इफ एनी पेड और पेएबल इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर दिस एक्ट शैल बी सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या है कि मान लीजिए आज से पहले कोई सूट फाइल किया गया था और उसमें 20,000 रुपये का कोई कंपनसेशन दिया गया है और वो पेमेंट कर दी गई है, तो अब अगर मान लो कोई ऑर्डर पास किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा और उसमें मान लो 1,00,000 रुपये का ऑर्डर हुआ है कंपनसेशन का, तो 20,000 जो आया था पहले वो उसमें से काट दिया जाएगा, सेट ऑफ कर दिया जाएगा। अंडर सच डिक्री एंड द डिक्री शैल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीपीसी, सीपीसी में कुछ भी होने के बावजूद एग्जीक्यूटिबल फॉर द बैलेंस अमाउंट, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी उसके लिए कोर्ट में आप जो है उस ऑर्डर को आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूट करवा सकते हो लेफ्ट आफ्टर सच सेटअप, सेटअप के बाद। ठीक है, फिर है कि एवरी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 के तहत जो भी एप्लीकेशन है शैल बी इन सच फॉर्म एंड कंटेन सच पार्टिकुलर्स, जो भी कुछ डिटेल्स देनी है उस एप्लीकेशन में आप देना चाहते हो सब दे सकते हो, सिंपल सा है। द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट ऑर्डिनरली बी बियॉन्ड 3 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। 3 दिन का टाइम कह दिया कि आज मान लो आपने केस फाइल कर दिया, एप्लीकेशन दे दी, तो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो फर्स्ट हियरिंग की डेट रखेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखते हो तो 3-3, 4-4 महीने की डेट पड़ती है और वह भी तकरीबन 5-6 सालों तक चलती रहती है। समनिंग प्रॉपर नहीं होती, अपीयरेंस ऑफ द पार्टी नहीं होता, पर प्रैक्टिकल सेंस में कुछ और है। हालांकि लॉ ये कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट हियरिंग देनी है। द मजिस्ट्रेट शैल एंडियोर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 विद इन 60 days। पहली जो सुनवाई होगी उसके 60 दिन के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। तो सिंपल सा फंडा क्या कहता है, ये सिंपल सा फंडा ये कहता है कि सबसे पहले आ गई है एप्लीकेशन। ठीक है जी, एप्लीकेशन आ गई है। एप्लीकेशन पर ऑर्डर तब तक नहीं होगा उसकी जब तक क्या नहीं आएगी, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं आएगी। अब क्या करोगे, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आएगी और ये हम कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में कि ये जो रिपोर्ट है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर भी दे सकता है और सर्विस प्रोवाइडर भी दे सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि इसके साथ साथ सेकंड क्लॉज कहता है कि कोई भी रिलीफ आपने डिमांड की है उसके अलावा आप सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेज भी फाइल कर सकते हो। सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेज फाइल कर सकते हो, आप कंपनसेशन और डैमेज फाइल कर सकते हो। ठीक है जी, आपने फाइल कर दिया। अगर प्रोवाइजो कहता है कि अगर मान लीजिए, ये भी प्रोवाइजो है आपका और ये भी प्रोवाइजो है, अगर मान लीजिए पहले कोई डिक्री हो चुकी है तो द अमाउंट बी सेट ऑफ, द अमाउंट बी सेट ऑफ, वो अमाउंट क्या होगा, सेट ऑफ होगा। सपोज कीजिए कि पहले जो था आपने डिमांड किया 1,00,000 रुपीज़, कोर्ट ने आपको फेवर में दे दिया, फेवर में आ गया आपके। इससे पहले भी आप सिविल कोर्ट में 20,000 रुपये की डिक्री पास करवा चुके हो, वो पेमेंट हो चुकी है। तो ये जो 20,000 है ये इस 1,00,000 से कट जाएंगे और तब आपको कितना रुपया दिया जाएगा, 80,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो भी एप्लीकेशन है आप दे रहे हो उसमें सारे के सारे पार्टिकुलर्स मेंशन कर दोगे, सारे के सारे पार्टिकुलर्स आप मेंशन कर दोगे। कर दिया आपने मेंशन। फिर आज अगर आपने मान लो 1 फरवरी को आपने एप्लीकेशन दी है तो 3 दिन बाद की, 3 दिन मतलब 4 फरवरी को नेक्स्ट हियरिंग होनी चाहिए, ये प्रोविज़न बताता है। और उसके 60 दिन के अंदर 60 डेज़ में क्या होना चाहिए, फर्स्ट हियरिंग के 60 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। यानी कि 60 दिन में आपने सुनवाई कंप्लीट कर दी, आपने रिलीफ देना था वो दे दिया, नहीं देना था तो नहीं दिया। ये बात कर रहा है हमारा सेक्शन 12। अब आ जाते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 कहता है सर्विस ऑफ नोटिस, a notice of the date of hearing fixed under section 12 shall be given by the magistrate or protection officer, who shall get it served by such means as be prescribed on the respondent and on any other person as directed by the magistrate within a period of 2 days। important point क्या है, सर्विस ऑफ नोटिस किसको दिया जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, कि वो 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर उसको
सम्मन जो है सर्व करवा दिया जाए और उसकी रिसिप्ट दे दी जाए, यानी कि 2 दिन के अंदर आपने सम्मनिंग करवानी है। A declaration of service of notice shall be made by the protection officer, such form as may be prescribed shall be the proof। आज आपकी सुनवाई, आज सम्मन ऑर्डर हुआ है, उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपने सम्मनिंग करवा देनी है। वेरी फास्ट, लॉ कहता है वेरी फास्ट, बट एक्चुअल में कुछ हो रही है। चलो ठीक है, जाने दो, हमें लॉ पढ़ना है, हमें तो लॉ पढ़ना है, अपनी नैया पार लगानी है। हमें क्या लेना देना प्रैक्टिकली क्या होता है क्या नहीं होता। और एक चीज़ और भी तो होता है कि जब तक हमारे ऊपर नहीं पड़ती हमें कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता। तो ये हमें लॉ पढ़ना है, हमारा कंपटीशन है, हमें इसे कवर अप करना है, हमारा एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स ऑल। फिर बात आती है काउंसलिंग की। द मजिस्ट्रेट में, अब ये बात कर रहा है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग शुरू हुई है, किसी भी स्टेज पर गवाहियाँ हो गई, सब कुछ हो गया, लगता है कि रिस्पोंडेंट और एग्रीव्ड आइदर सिंगली या ज्वाइंटली अगर कोई एप्लीकेशन दे देगा तो वो काउंसलिंग के लिए कहा जाएगा। व्हेन द मजिस्ट्रेट हैज इश्यूड एनी डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल फिक्स द नेक्स्ट डेट। आज अगर मान लो काउंसलिंग की बात चल रही है तो फिर वो 2 महीने की क्या दे देगा, तारीख दे देगा। 2 महीने से ज़्यादा नेक्स्ट हियरिंग नहीं होगी, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है लंबा चौड़ा इसमें ही कहने वाला। चलिए आगे, असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, असिस्टेंस लेना, किसी की हेल्प लेना। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट में सिक्योर द सर्विस ऑफ सच पर्सन, preferably a woman, whether related to the aggrieved person or not, including a person engaged in promoting family welfare for the purpose of assisting him in discharge his function। अगर मान लो जज को लगता है कि वो इस पर ढंग से फैसला नहीं कर पाएगा तो कोई फैमिली मैटर से डील करने वाली कोई लेडी है, उससे जो है वहाँ पर वेलफेयर एक्सपर्ट के तौर पर जिसको रखा जाएगा, जो उससे वो क्या ले सकता है, असिस्टेंट ले सकता है, उससे कुछ हेल्प ले सकता है। फिर प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन, जो भी प्रोसीडिंग होगी कैमरा में होगी, उसको आप कहीं भी पब्लिश नहीं कर सकते हो। फिर है राइट टू रिजाइड इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड। राइट टू रिजाइड इन ए शेयर हाउस होल्ड का मतलब है कि जो भी जहाँ भी आप पहले रह रहे थे कंप्लेंट फाइल करने से पहले, वहाँ पर आपको राइट है कि आप वहाँ रह सकते हो। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, एवरी वुमन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप shall have the right to reside in the shared household। वो शेयर हाउस होल्ड में रह सकती है, whether or not she has any right, चाहे उसका राइट हो या नहीं हो, कोई इंटरेस्ट हो या नहीं हो। The aggrieved person shall not be evicted or excluded। aggrieved person है, पीड़ित जो व्यक्ति है, उसको वहाँ से शेयर हाउस होल्ड से नहीं निकाला जा सकता by the respondent, जबकि कोई प्रोसीजर है लॉ का उसके तहत आप निकाल सकते हो। ये है बेसिक सा फंडा। अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, अब आप बात कर रहे हैं कि ठीक है डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल करिए, क्या वेदर कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वेदर कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बी फाइल्ड टू फैमिली कोर्ट, क्या फैमिली कोर्ट में फाइल किया जा सकता है? The answer is no. The answer is no, because here the word used मजिस्ट्रेट है, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ फैमिली कोर्ट होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ फैमिली कोर्ट वो क्या होता है? वो होता है कोर्ट ऑफ सेशन लेवल की होती है वो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो। इसलिए यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। ये जो केस है, जिस केस में ये बात कही गई थी, वो केस का नाम आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो। द नेम ऑफ द केस इज नीतू सिंह वर्सेस नीतू सिंह वर्सेस सुनील सिंह। इस केस में ये बात कही गई थी कि फैमिली कोर्ट के समक्ष जो है वो किसी भी प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। हालांकि मौजूदा टाइम में सेक्शन 125 के जो केसेस है वो फैमिली कोर्ट में जाते हैं। रीज़न बीइंग कि मैरिज डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें जो केस जा रहा है, या कोई लिव इन में भी रह रहा है तो वो भी 125 में फैमिली कोर्ट में जा रहा है, इसको पावर दी गई है, वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज आप इसके तहत DV एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट में नहीं जा सकते।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, दो लैंडमार्क केसेस है सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 17 शेयर्ड हाउस होल्ड से रिलेटेड। शेयर्ड हाउस होल्ड से मैं डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, आपको केसेस के नाम बता रही हूँ, आप जो है गूगल करके भी उसे अच्छे से निकाल सकते हो डिटेल को। अदरवाइज जिसके पास यूनिवर्सल का बेरेक्ट है उसमें ये केस एक तो मिल ही जाएगा आपको। देखिए केस आया था एस आर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुण बत्रा। ये केस आया था 2006 में। इसमें ये बात कही गई थी कि ठीक है कि जो शेयर हाउस होल्ड की आप बात कर रहे हो वो सिर्फ आप हस्बैंड से क्लेम कर सकते हो। शेयर हाउस होल्ड कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट हस्बैंड and not against in-laws and relatives of husband. ये बात इसमें कही गई थी, इंपॉर्टेंट केस था ये। दिस केस वॉज ओवररूल्ड लिखवा रही हूँ मैं, आप नोट कर सकते हो। दिस केस वॉज ओवररूल्ड इन 2020। केस का नाम था सतीश चंद्रा आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इस केस में क्या था कि अब जो है शेयर हाउस होल्ड कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट husband, his relatives as well his parents। तो आप उसके अगेंस्ट भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ये दो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस है, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा कंटिन्यू करवा रही हूँ। देखिए SR बत्रा तरुण बत्रा का केस था। एसएच का मतलब शेयर हाउस होल्ड कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट हस्बैंड एंड नॉट अगेंस्ट इन लॉज एंड रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। बट इस केस में क्या दिया गया कि आप हस्बैंड के साथ साथ उनके रिलेटिव, उसके पेरेंट्स से भी शेयर हाउस होल्ड को क्लेम कर सकते हो। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।